सुंध्यापुर ढाका के पास एक छोटा सा गांव था। यहां वक्त धीरे धीरे बहता था, जैसे कोई शांत नदी। उसकी गलियों में कोई शोर मचाती कार्स नहीं दौड़ती थी। रातों में शहर की कोई तेज लाइट्स उसकी रातों को चीरती नहीं थी। गांव वाले सादी सिंपल लाइफ्स जीते थे। उनके दिन सूरज और मौसमों के हिसाब से चलते थे। सुंध्यापुर के चारों ओर एक घना फॉरेस्ट खड़ा था। एक ऊंची हरी दीवार की तरह वो गांव की रखवाली करता था। पेड़ पुराने और बहुत ऊंचे थे। सनलाइट को फॉरेस्ट के जमीन तक पहुंचने में मुश्किल होती थी। ये फॉरेस्ट मॉडर्न दुनिया को बाहर रखता था। सुंध्यापुर वैसा ही था जैसा हमेशा से था, अछूता और शायद थोड़ा अकेला। सुंध्यापुर में लाइफ ज्यादातर पीसफुल थी। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वो खुशियां और गम बांटते थे। लेकिन जब शाम ढलने लगती तो चीजें बदल जाती। फॉरेस्ट और पास आता हुआ लगता था। कभी कभी लगता था जैसे कोई अनदेखी आंखें देख रही हों। सुंध्यापुर अंधेरे में अपनी सांस रोक लेता था। सुंध्यापुर के किनारे पर एक पुराना घर था। रुखसाना बेगम वहां अकेली रहती थीं। उनका घर उस काले फॉरेस्ट के सबसे करीब था। बहुत कम लोग उनसे मिलने आते थे, खासकर अंधेरा होने के बाद। एक अमावस की रात एक भयानक बात हुई। रुखसाना बेगम के घर से आग की लपटें ऊंची उठने लगी। आग पुरानी सूखी लकड़ी में तेजी से फैल गई। सोते हुए गांव वाले आग आग की आवाजों से जाग गए। मर्द पानी की बकेट्स लेकर दौड़े। औरतें और बच्चे डर से देख रहे थे। गर्मी इतनी तेज थी कि सब पीछे हट गए। पुराना घर आग की चपेट में आ रहा था। गांव वालों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, बहुत भूखी थी। छत एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गई। जल्द ही सिर्फ धुआं निकलते खंडहर बचे थे और राख में उन्हें रुखसाना बेगम मिली। वो उस भयानक आग से बच नहीं पाई थीं। सुंध्यापुर में सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। डर ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। आग के बाद सुंध्यापुर में पैनिक फैल गया। लोग छोटी छोटी परेशान ग्रुप्स में जमा होने लगे। वो दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं। रुखसाना के घर के पास सायों की कहानी और बढ़ने लगी। रात जो पहले जानी पहचानी लगती थी, अब खतरनाक लगने लगी। पत्तों की हर सरसराहट कदमों की आहट जैसी लगती थी। हर अंधेरा कोना कुछ छुपाता हुआ लगता था। फिर जानवर गायब होने लगे। पहले एक फैमिली के बाड़े से एक बकरी गायब हुई। फिर एक तंदुरुस्त गाय अपने शेड से गायब हो गई। मालिकों ने हर जगह ढूंढा, उसका नाम पुकारते हुए, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी जवाब में मिली। गांव वाले और परेशान हो गए। ये कोई मामूली चोरियां नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे जानवर बस हवा में गायब हो गए हों। जल्द ही गायब जानवर मिल गए, या जो कुछ उनसे बचा था उनके शरीर फॉरेस्ट में बहुत अंदर मिले। इस तरह से क्षत विक्षत की खून जम जाए। गांव के इमाम मौलाना हाफिजुर रहमान ने गांव वालों को चेताया, रात में अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद रखो। उन्होंने जोर देकर कहा। सुंध्यापुर में अजीब घटनाएं होने की खबर फैली। ये धीरे धीरे जुबान से जुबान तक पहुंची। आखिरकार ये खबर ढाका के बिजी शहर तक आ गई। ये रफी अहमद के कानों में पहुंची। रफी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। मुश्किल केसेज हल करने के लिए मशहूर था। वो आसानी से भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुंध्यापुर से आई कहानियों ने उसका ध्यान खींच लिया। रहस्यमयी आग, गायब होते जानवर, डर, ये सब एक पहेली जैसा लग रहा था जो हल होने का इंतजार कर रही थी। रफी अहमद ने सुंध्यापुर जाने का फैसला किया। उसने उस परेशान गांव की तरफ एक कशिश महसूस की। उसने सच्चाई का पता लगाने का मन बनाया। उसने डराए हुए लोगों को जवाब देने का इरादा किया। उसने एक छोटा सा बैग एसेंशियल्स के साथ पैक किया। एक नोटबुक, एक टॉर्च, एक तेज दिमाग। जब रफी पहुंचा, उसने भारी माहौल महसूस किया। सुंध्यापुर शांत था, लेकिन ये एक तनाव भरी शांति थी। उसने गांव वालों के चेहरों पर डर देखा। उन्होंने उसकी तरफ उम्मीद और शक के साथ देखा। उसने उनसे धीरे से, धैर्य के साथ बात की। उसने उनकी आग की कहानियों को सुना। रफी अहमद को पता था कि उसे और जानकारी चाहिए थी। उसने सुंध्यापुर के सबसे पुराने लोगों से बात करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग अक्सर भूली हुई जानकारी रखते हैं। उन्होंने कई मौसम गुजरते देखे थे। उन्हें पुरानी कहानियां याद थीं। उसने उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। उनके चेहरे पुराने नक्शों की तरह थे, बुद्धिमानी और समय के दुख से भरे हुए। उसने उनसे गांव के इतिहास के बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह कमजोर थी, बोल उठा। उसने एक कहानी सुनाई जो कई साल पहले की थी।
लगभग 50 साल पहले उसने शुरू किया। सुंध्यापुर में एक शक्तिशाली जमींदार था। उसका नाम हशेम अली था। उसके पास बहुत जमीन थी और वो बहुत अमीर था, लेकिन वो एक दयालु आदमी नहीं था। वो अपनी क्रूरता और लालच के लिए मशहूर था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसका साया उनकी जिंदगी पर लंबा छाया हुआ था। हशेम अली, बूढ़ा आदमी आगे बोला, एक अजीब आदमी था। रफी अहमद ने ध्यान से बूढ़े आदमी की कहानी सुनी। 50 साल पहले दिया गया श्राप, क्या ये आज की प्रॉब्लम्स का जड़ था? वो एक रैशनल आदमी था, लेकिन डर सच था। उसने जो गायब होता साया देखा था, वो अननैचुरल लगा था। उसने हशेम अली के पुराने घर की जांच करने का फैसला किया। वही घर जहां उसने कहा था कि उसने काला जादू किया था। बुजुर्गों ने बताया कि अब ये खंडहर बन चुका था, छोड़ दिया गया और सब लोगों द्वारा नजरअंदाज किया गया। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो खंडहर एक भूली हुई झाड़ियों के बीच खड़ा था, कांटे भरी झाड़ियों और लिपटी हुई बेलों से घिरा हुआ। ये एक धुंधले आसमान के नीचे एक खोखले ढांचे की तरह लग रहा था। इसके आसपास की हवा ठंडी और भारी थी। हर चीज पर मोटी धूल की परत थी। मकड़ी के जाले भूतियां कफन की तरह लटक रहे थे। मकड़ियां अब वहां की एकमात्र निवासी थीं। रफी संभलकर सड़ते कमरों में चला। फर्श की लकड़ियां उसके बोझ से चरचरा रही थीं। एक गहरी बेचैनी का एहसास वहां था। रफी ने हर कोने की तलाशी ली। उसने दीवारों पर हाथ थपथपाया, ढीले पत्थरों के नीचे देखा। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात आ गई। सुंध्यापुर पर एक भारी सन्नाटा छा गया। चांद काले भयानक बादलों के पीछे छुपा था। गांव वाले छोटी गांव की मस्जिद के अंदर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर और नाजुक उम्मीद से भरे हुए थे। बच्चे अपनी मांओं से कसकर चिपके हुए थे। हवा में एक अनदेखी एनर्जी का सन्नाटा था। सब जानते थे कि ये रात इंपॉर्टेंट थी। ये या तो शांति लाएगी या गहरी निराशा। उन्होंने अपनी आस्था मौलाना और रफी में रखी। मौलाना हाफिजुर रहमान जमात के सामने खड़े हुए। जब उन्होंने दुआएं शुरू की, उनकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। ये शांत मस्जिद में गूंज उठी। रफी अहमद उनके पास खड़े थे, साथ ही गांव के बुजुर्ग। उन्होंने पवित्र आयतों का पाठ मिलकर किया। उनकी मिली जुली आवाजें उठीं, एक अनदेखी बचाव की ढाल। उन्होंने सुरक्षा के लिए दुआ की, बुराई से छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने सुंध्यापुर की शांति के लिए दुआ की। अनुष्ठान इंटेंस था, फोकस्ड। कमरे में हर दिल एक कॉमन मकसद से धड़क रहा था।